क्या है, कोई भी कोलिजन हो, दो इक्वेशन तुम्हें चाहिए, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए अननोन पता करने के लिए। मतलब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की कोलिजन के बाद, वो कैलकुलेट करने के लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, वो दो इक्वेशन में एक इक्वेशन तुम्हारा फिक्स है। कौन सा इक्वेशन? जो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है वो फिक्स है। फिर दूसरा इक्वेशन कहाँ से आया? दूसरा इक्वेशन आया हुआ है तुम्हारे पास न्यूटन लॉ से। न्यूटन ने लॉ दिया कि अगर कोलिजन हो रहा है तो उसके लिए एक उसने टर्म डिफाइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, वहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं नहीं सर। सर। चलो तो समझते हैं। कुछ फॉर्मूला होता है, याद करने का जरूरत नहीं है, उस फॉर्मूला से कुछ कुछ कंक्लूजन आता है ना, वो हम कंक्लूजन देखेंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखना, फॉर परफेक्टली elastic head on collision, इलास्टिक क्या और हेड ऑन कोलिजन है। तो ऐसा कोलिजन अगर हो रहा होगा, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे। ये रिजल्ट क्या है, ताकि अगर ऐसा कुछ डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है तो फिर से तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे वो रिजल्ट तुम यूज कर सको। ठीक है, लास्ट क्लास में कोलिजन जो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो हमने देखा है कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, साथ ही साथ क्या है, हेड ऑन है। ठीक है, तो दो पार्टिकल होंगे, दो मासेस होंगे, दो बॉडीज होंगे जो कोलाइड करेंगे, जिसका हमने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो भी चीजें उसमें रिलेशन निकालना होता है। तो इक्वेशन क्या होता है, जैसे ये बॉडी है m1, ये 1 से चलेगा, दूसरा बॉडी है m2 जो u2 से चलेगा। कोलिजन के बाद m1 चलने लगेगा किससे, v1 से, और m2 किससे चलेगा, v2 से चलेगा। जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए हो, पहले क्वेश्चन दिए थे, हाँ सर। हाँ सर कर याद लिया। है ना? डायरेक्शन चेंज करके सबका आंसर बताओ कितना आया। सर 3 6 kg और का 14, 2.8। एक एक करके है। 3 एक kg का सर स्टूडेंट 14 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट एंड 5 kg का 2 किलोमीटर पर लेफ्ट। राइट और इसका लेफ्ट, और किसे कुछ? मेरे भी सेम आया सर। सर 14 6 टू और 14 टू 2.8 आया है। 6 और 2.8, यानी अब बोथ बताना सेम पड़ेगा वो डायरेक्शन। आंसर इन सेम डायरेक्शन। 2 आया हाँ है। सर। 14 और 2, बाकी मेजोरिटी सर, लोगों का 14 और 14 और 2 2। आया है, एक स्टूडेंट का 6 एंड 2.8 आ रहा है, बाकी सबका यही आया। कोई हाँ ऐसा सर। स्टूडेंट जिसका कुछ अलग आया हो, इन दोनों को छोड़कर भी कुछ अलग? बाकी लोगों ने तो लग रहा है ट्राई ही नहीं करा है। नहीं सर, सेम आया है 14-2। जिसने भी सॉल्व करा है, जिसने भी सॉल्व करा है वो ग्रुप में डाल देगा सॉल्यूशन, और जिसका ये 6.28 आ रहा है ना, या 6 आ रहा है या 2.8 आ रहा है, वो मैच कराएगा कि उसने कहाँ गलती करी है। ठीक है, अगर तुमको ओके लगे, सर। अगर ये 6 और 2.8 वाले को अगर लग रहा है कि तुम्हारा सही है तो तुम मुझे बोल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी लोगों का सही है तो वही सही होगा। जो मेजोरिटी वाले हैं 14 और 2 वाले, ये ग्रुप में डाल देंगे, और जिसका नहीं आया वो एक बार मैच करा लेगा कि तुमने क्या गलती करी है, तुमने सही करा है कि उन लोगों ने सही करा है। अगर तुमको लग रहा होगा कि तुमने जो करा है वो ही सही है तो तुम क्या करोगे, मुझे बोलोगे। ठीक है, ओके सर। चलो अभी समझते हैं ये परफेक्टली, ये जो सिचुएशन है इसका, m1 था, e1 से चल रहा था, m2 था, u2 से चल रहा था। m1 टकराने के बाद v1 से चलने लगा, और m2 टकराने के बाद v2 से चलने लगा। ठीक है, अब यहाँ से हम जो इक्वेशन यूज करते हैं, पहला इक्वेशन क्या होगा तुम्हारे पास, जो पहला इक्वेशन होगा वो होगा इक्वेशन 1 जो होता है वो होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसके, m1 v1 प्लस m2 v2 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड जो इक्वेशन आता है हमारा, सेकंड इक्वेशन कहाँ से आता है, सेकंड इक्वेशन हम लाते हैं ई से। ई क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखो यहाँ से क्या होगा ना, एक फॉर्मूला आता है v1 v2 का, याद नहीं रखना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बन जाएगा। वो फॉर्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि हम कुछ कुछ वहां से कंक्लूजन निकाल सके। अब क्या है कि अगर v2 के लिए v1 के लिए फॉर्मूला याद करोगे, मतलब v1 के लिए अगर फॉर्मूला याद करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद,
इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा, अब ई जो है ना, ई कितना होता है हेड ऑन कोलिजन के लिए 1, 1 कितना होगा हेड ऑन कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u1। ठीक है, पहला टर्म ये आता है, पहला टर्म यहाँ v1 है, तो पहले टर्म में यहाँ u1 दिखता है और ऊपर क्या दिखेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, फिर आगे प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u2। ये कहा, ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये v1 की वैल्यू आती है, और v1 की वैल्यू क्या है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u2। ठीक है, अगेन बोल रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करोगे बन जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, v2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर v2 लिखना है, v2 का अगर इक्वेशन लिखना है, इसको मैं हटा रहा हूँ, v2 विल बी समथिंग लाइक दिस। v2 जो होगा इट विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू u1। ये फॉर्मूला होता है v2 कैलकुलेट करने के लिए, और इसमें एक थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ m1 माइनस m2 था तो इधर रिवर्स हो जाता है, m2 माइनस m1 हो जाता है। तो v1 v2 का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आएगा। सर ये सर याद रखो। नहीं नहीं, अरे कब से बोल रहा हूँ कि याद नहीं रखना है। ठीक है, ये मैंने लिखा क्यों है इस पे, वही कंक्लूजन का चाहिए कुछ, ताकि अगर सवाल में कुछ भी ऐसा हो ना तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। सवाल अगर उस स्पेशल केस को अगर वेरीफाई कर रहे हैं ना तो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे टिक करो निकल लो। अब कंक्लूजन क्या क्या है समझना। मान लो अगर मासेज बराबर हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, m1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, m2 के बराबर हो गई, यानी दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है। समझना क्या बोल रहा हूँ, दोनों बॉडीज क्या है आइडेंटिकल है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। उस केस में वेलोसिटी क्या होगा वो हमें पता करना है। अगर m1 m2 के बराबर हो जाए तो ये टर्म गायब हो जाएगा, जीरो। m1 m2 के बराबर हो जाए तो m2 माइनस m1 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर जैसे ही बराबर करोगे ये पूरा टर्म गायब। इधर अगर देखोगे तो 2m डिवाइडेड बाई 2m आएगा, यानी v2 की वैल्यू u1 के बराबर होगी, और इस केस में करोगे तो v1 की वैल्यू u2 के बराबर होगी। मतलब मासेस अगर, सुन लो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, मासेस अगर आइडेंटिकल हो जाए, दो आइडेंटिकल बॉडी जब टकराती हैं, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। सारी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? हाँ तो सर। इसके नीचे सर लिखोगे, और एक बार इसके बोले। नीचे लिखो। हाँ बोल रहा हूँ, पहले लिख लो फिर बता रहा हूँ। केस 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2, इफ m1 की वैल्यू क्या हो जाए m2, दैट इज masses आर आइडेंटिकल। अगर m1 m2 के बराबर हो जाए, जैसे अगर एक ब्लॉक का मास 10 kg, दूसरे ब्लॉक का भी मास 10 kg, दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या होता है, देन v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1। मतलब कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। कोलिजन के बाद क्या होगा, जो u1 की वेलोसिटी थी वो किसको मिल गई, पार्टिकल 2 को मिल गई। जो u2 वेलोसिटी था वो पार्टिकल 1 को मिल गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, यानी क्या हो रहा है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है। तो इसके नीचे लिख लोगे दैट इज velocities of colliding bodies
that is velocities of colliding bodies get interchanged. Velocities of colliding bodies get interchanged. जो भी कोलाइडिंग बॉडीज है क्या होगा उनके साथ, जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब समझते हैं क्या हो रहा है, देखना। ये एक मास है 2 kg का जो इधर की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा मास है दैट इज ऑल्सो 2 kg, ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों जाके टकराए, दोनों जाके टकराए, जो कोलिजन है या हेड ऑन है एंड इलास्टिक है। कोलिजन कैसा है, हेड ऑन एंड इलास्टिक। तो तुमसे पूछ रहा है बताओ कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तुमसे क्या पूछे, कोलिजन के बाद कितना वेलोसिटी होगा बता दो। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ना तो तुम्हें इक्वेशन लिखना है, ना तो एनर्जी, ना तो मोमेंटम इक्वेशन निकला है, ना तो न्यूटन का इक्वेशन लिखना है। सीधे तुम यहाँ आंसर बता सकते हो। ये जो 2 kg है ये पहले किधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, लेकिन इससे टकराया कैसा, कोलिजन हुआ हेड ऑन इलास्टिक। मासेस क्या है, आइडेंटिकल है। तो अब तुम क्या करोगे ना, सीधे इसकी जो वेलोसिटी है उसको उठा करके दे दोगे। मतलब टकराने के बाद 20 मीटर पर सेकंड से ये इधर की तरफ जाने लगेगा। ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी ले लेगा, मतलब टकराने के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जाने लगेगा। नहीं आया समझ में? और अगर तुमको ऐसे लग, चेंज हो जाएगा नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से बोलो। सर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा दोनों बॉडीज का। बट मैंने स्पीड इंटरचेंज नहीं बोला था, मैंने वेलोसिटी एक्सचेंज बोला था। जी मैंने क्या सर। बोला, वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। तो ये जब वेलोसिटी देगा ना तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। तो पहले ये किधर जा रहा था, ये जा रहा है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो जब ये वेलोसिटी इसको देगा ना तो ये ब्लॉक अब लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा, ये बॉडी लेफ्ट की तरफ जाने लगेगा। कितने से, 20 मीटर पर सेकंड। जी और सर। ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा टकराने के बाद। तो ये 10 मीटर से जा रहा था तो अपनी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड कर दिया, तो 10 मीटर से, मतलब दोनों बॉल आए टकराने के बाद ऐसे चलने लगे, वापस जाएंगे तो ये जाएगा 10 से और इधर वाला जाएगा 20 से। कुछ कैलकुलेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल में ये चीज तुमको दिखना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, साथ ही साथ मासेस कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर ये 3 चीज अगर तुमको दिख रहा है क्वेश्चन में, तुम्हें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, चुपचाप वेलोसिटी एक्सचेंज कर लो, निकल लो, काम खत्म। क्लियर है? सर ये अगर हेड ऑन नहीं होगा तो नहीं होगा? हेड ऑन नहीं होगा, इलास्टिक नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते। स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस अगर हर जगह अप्लाई होने लगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर यही पढ़ते, बाकी सारी चीजें पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तभी तो इसको बोले हैं केस 1 केस 2 करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि स्पेशल चीज है, ये हमेशा नहीं दिखेगा। जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा यहाँ लिखा हुआ तभी होगा तुमसे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? और अगर इसको तुम वेरीफाई करना चाहते हो कि सर ये कैसे आप बोल रहे हो, आप जा करके और इक्वेशन 1 लिखो, इक्वेशन 2 लिखो, सिंप्लीफाई करो, यही आंसर लिखेगा। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर ये तो सर सेम ही हो गया कि मास आइडेंटिकल है, कॉलिजन के बाद भी तो मास आइडेंटिकल है, तो दोनों तो हाँ, तो सेम ही हो गए। कोलिजन के बाद मास चेंज थोड़े होता है। नहीं सर, तो कॉलिजन के बिफोर और कॉलिजन के बाद वो दो चीज तो एक ही हो गया। कैसे दो चीजें एक हो गया? मान लो तुम पहले इस पे बैठे थे, या कोई छोटू है इस पे बैठा हुआ, छोटू कहाँ बैठा है, इस पे, छोटू 1 इस पे बैठा है और छोटू 2 इस पे बैठा है। तो ये जो छोटू 2 है किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। कितने स्पीड से? 20 मीटर। आने के बाद किधर जाने लगा, 10 मीटर से राइट की तरफ। ओ सर समझ किधर की तरफ चल गया? राइट राइट। ठीक है ना? चलो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। केस 2 में क्या होगा अब समझना।
अभी भी कोलिजन इलास्टिक है और हेड ऑन ही है, बट वन ऑब्जेक्ट इज मासिव देन अदर। एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो दूसरे से बहुत ज्यादा है, ठीक है। दैट में भी m1, दैट में भी m2, कोई भी एक मास जो है वो दूसरे मास से क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे केस में भी तुमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में भी अगर प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि एक ऑब्जेक्ट है बहुत ही हेवी है, दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत ही क्या है, लाइटर है दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन तुमसे देगा ना, अगेन तुम्हें कोलिजन के केस में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सॉल्व कर सकते हो। लिखना, इफ वन मास is heavier than other, one mass is heavier than other, मैं क्या कर रहा हूं, let m1 is very very greater than m2। जैसे एग्जांपल के लिए अगर m1 100 kg का है तो मे बी m2 1 kg का होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ कंडीशन है कि एक मास बहुत ही बड़ा है, दूसरा मास बहुत ही छोटा है। तो इस केस में समझना क्या होता है, इस केस में क्या होगा, देन v1 इज इक्वल टू u1। v1 की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, u1 के बराबर ही होगी। मतलब जो मैसिव ऑब्जेक्ट था ना, वो जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई एक बहुत मोटा आदमी चलते आ रहा है, कोई बच्चा जाकर के उसमें टकरा जाए तो क्या करेगा, जो मोटा आदमी है वो अपने चलते रहेगा, मस्त, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्पीड से चलते रहेगा। तो इसमें यही चीज होता है कि अगर m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 है तो v1 q1 के बराबर होगा। इट मींस हेवियर ऑब्जेक्ट या मैसिव ऑब्जेक्ट विल रिटेन इट्स वेलोसिटी इवन आफ्टर द कोलिजन। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। कैसे? तो ये पहला चीज है। दूसरा, अब तुम्हें v2 निकालना है। v2 के साथ क्या होगा, वेलोसिटी दूसरे बॉडी का जो है उसके साथ क्या होता है समझना, वो होता है 2 इंटू u1 माइनस u2। क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगा 2 इंटू u1 माइनस u2। क्लियर है? मतलब समझना क्या हो रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कितने से चल रहा है, u1 से। एक ऑब्जेक्ट है मैसिव, ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही लाइटर है, u2 से चल रहा है, तो ये जाकर के इससे टकराया। टकराने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट था 1, ये इसी स्पीड से चलता रहेगा। कितने से चलता रहेगा, u1 से ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट था ये कितने से चलेगा, ये चलेगा इस वेलोसिटी से, 2u1 माइनस u2। क्लियर है? ये कैसे आया अभी हाँ मैं सर। बता दूंगा, इसीलिए वो इक्वेशन ऊपर वाला इक्वेशन लिखाया था, तो इस केस में लिख सकते हो, दैट इज हेवियर ऑब्जेक्ट retains its velocity। हेवियर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी रिटेन करेगा। जो ऑब्जेक्ट लाइटर है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2। ये दोनों को इस याद रखेंगे। हो गया? अगर सवाल में m2 इज ग्रेटर देन m1 है, अगर सवाल में m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 है, तो फिर क्या होगा, v2 वेलोसिटी रिटेन रहेगी। v2 किसके बराबर होगा, u2 के, और v1 तुम्हें निकालना होगा। तो इन दैट केस v1 विल बी 2u2 माइनस u1। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बोलो। हाँ तो देखो सर। ये अगेन आया कहाँ से, पिछले वाले केस से, जो फॉर्मूला था ना पहले हमने जो पढ़ा था, समझो हमने v1 का फॉर्मूला लिखा था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इधर क्या था, u1 प्लस
2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अब समझो इसमें क्या कह रहा था, हमने अजम्पशन जो लिया था वो क्या था, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, यही अजम्पशन लिया था। m1 जो है वो क्या है, m2 दिया रहा है, यानी अगर तुम यहाँ m2 बाई m1 देखोगे ना तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि m1 मास जो है वो m2 से बहुत ज्यादा है, तो m2 बाई m1 का रेशियो क्या होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Zero. 0। लिखना नहीं है, हाँ ये सर। बस समझना है कि ये पिछला वाला रिजल्ट आया कहाँ से, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा होगा तो हम क्या करते हैं ना, यही कंसेप्ट इधर यूज कर लेते हैं। तो तुम्हें करना क्या है, 1 माइनस m2 बाई m1 लिख सकते हो, इधर 1 प्लस m2 बाई m1 लिख सकते हो, इनटू u1। इधर की तरफ भी ऐसा लिखोगे, प्लस 2m2 बाई m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 बाई m1 इनटू u2। मैंने क्या करा, ऊपर नीचे m1 से बस डिवाइड करा, इधर m2 से m1 से डिवाइड करा, इधर m1 से डिवाइड करा, इधर m1 से डिवाइड करा, इधर m1 से डिवाइड करा। तो समझो ये जो चीज है ये कितना हो गया तुम्हारा, m2 बाई m1 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर। 0 ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो जैसे 0 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ बचेगा 1 बाई 1, 1 बाई 1 1, u से मल्टीप्लाई करोगे तो u1 यानी v1 कितना a1। इधर देखो ये ऊपर वाला पूरा टर्म ही 0 हो गया, 2 इंटू 0 कितना होगा 0, यानी इधर बचा प्लस 0। इसलिए हेवियर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को रिटेन कर रहा है। v1 किसके बराबर आ गया, u1 के बराबर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अब सर दूसरा समझ गया। दूसरा देखते हैं हाँ कि सर समझ आ गया। दूसरा वाला देख लो, v2 देखते हैं। इधर 2 होगा, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 1 और इधर 1। अभी भी वही काम करेंगे, इधर क्या करेंगे, m2 बाई m1 माइनस 1 m2 बाई m1 इंटू u2 होगा यहाँ पे, प्लस 2 m1 बाई m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 बाई m1 इंटू u1। अभी भी मैंने क्या करा है, जो हेवियर मास है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। हेवियर मास हमने m1 को माना है तो इसलिए m1 से डिवाइड करके अपना जो भी एनालिसिस है वो देख रहे हैं। तो इधर अगेन ये जो टर्म है ये क्या हो गया, 0। 0 ये टर्म कितना हो गया, 0। ये टर्म कितना हो गया, 1 और ये टर्म 0। ठीक है, अब यहाँ देख लो, यहाँ से देखोगे तो -1 बाई 1 बचेगा। -1 बाई 1 कितना होता है, माइनस u2 प्लस इधर देखो 1 हो गया तो 2, 2 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई 1 2u1 जो मैंने पहले लिखा हुआ था, ये तुम्हारा होगा v2। समझ में आया। हाँ Confusion सर। किसी को? जो भी हमने ऊपर कंक्लूजन लिखा हुआ है केस 1 केस 2 वो कैसे आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। हमने 2 केस डिस्कस किया, बॉडीज आइडेंटिकल हो तो भी तुम्हें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बॉडीज एक हेवियर हो और एक लाइटर हो तो भी तुम्हें फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इनके बीच का जो सिचुएशन होगा, जैसे एक मास दे दिया 5 kg, एक मास दे दिया 10 kg, तब तुम्हें इक्वेशन लिख करके उसको सॉल्व करने की जरूरत है। नहीं तो अगर आइडेंटिकल बॉडीज है, कोलिजन इलास्टिक दे दिया सवाल में, कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिखो निकल लो, काम खत्म। सर समझ में आया। बोलो। सर अगर सर मास अगर डिफॉर्म हो गया तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मास डिफॉर्म हो गया तो इन इलास्टिक हो गया, फिर वहां पर भी कुछ यहाँ तो situation आएंगे। इलास्टिक बता ही दिया गया है। हाँ, ऊपर हेडिंग ही लिखा हुआ है, हेडिंग में ही क्या लिखा हुआ है, हेडिंग में ही लिखा हुआ है इलास्टिक हेड ऑन। अगर ऑब्लिक भी कर दिया ना तो भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अभी हम लोग ऑब्लिक नहीं पढ़ रहे हैं, सारी चीजें जो है वो हेड ऑन की ही बात कर रहे हैं। यस सर। समझ में आ रहा है। यस चलो अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ऑफ
of kinetic energy during elastic collision. अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर या काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर वो सेम चीज है। अब देखो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का तो लॉस नहीं होगा, मतलब सिस्टम की एनर्जी लॉस नहीं होगी। बॉडी जो है वो इंटरनली अपने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं। जैसे ये इसकी बात करोगे MO1, तो ये पहले E1 से चल रहा था, बाद में टकराने के बाद कितने से चलने लगा, M1 V1 से चलने लगा। ठीक है, मतलब अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ M1 U1 स्क्वायर। बाद में टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ M1 V1 स्क्वायर, है कि नहीं। ये दोनों क्या है, अभी अलग अलग है। तो इसका मतलब कुछ जो एनर्जी है इसने क्या करा, बॉडी 2 को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि बॉडी 2 पहले चल रहा था कितने से, U2 से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 U2 स्क्वायर था। लेकिन टकराने के बाद किससे चलने लगा, V2 से चलने लगा, यानी हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम वेक्टर नहीं सोचने लगोगे सर, डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है, नहीं, ये एनर्जी है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे बस तुम्हें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर ट्रांसफर निकालना है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट जाए, राइट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैग्नीट्यूड, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड रखेंगे पता चल जाएगा। तो ट्रांसफर अगर तुम्हें निकालना है ना, तो ट्रांसफर निकालने के लिए या तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, मतलब बॉडी 1 का जो एनर्जी में डिफरेंस है दैट में भी ट्रांसफर, या फिर बॉडी 2 में जो एनर्जी का डिफरेंस है इट में भी ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसने जो एनर्जी दिया, 1 ने जो एनर्जी दिया वो 2 ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसी को क्या बोलना है, ट्रांसफर बोलना है। तो इसमें करना क्या है ना, कभी भी ट्रांसफर निकालने के लिए पहले की एनर्जी, कोई भी एक बॉडी, जो भी बॉडी 1 को होल्ड करेगा, तो 1 के पास पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, 1 के पास कोलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी बची, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव व्हाट, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, आ रही बात समझ में। हाँ तो सर। देखा ना, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, transfer of kinetic energy during elastic collision is equal to difference in kinetic energy, equal to difference in kinetic energy of any one body, of any one body, of any one body before and after collision, before and after collision, before and after collision। इसकी तरफ ये मशीन चलने लगा, म्यूट कर लो। क्या बोल रहा हूँ कि किसी एक बॉडी को होल्ड करो, या तो 1 को देखो या तो 2 को देखो। मान लो 1 को मैं देख रहा हूँ, तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी देखोगे KI, तो इट विल बी व्हाट, हाफ M1 V1 स्क्वायर। अगर मैं देखूं कोलिजन के बाद इसने वेलोसिटी गेन कर लिया V1, KF जो होगा इट विल बी हाउ मच, हाफ M1 V1 स्क्वायर। इसी का जो डिफरेंस होगा डेल्टा KE, इट विल बी KI minus KF, which means half M1 U1 minus U
स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी सर टू सर अनदर डेल्टा बॉडी। करने के समय तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही, डेल्टा नहीं, मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, वहां मैंने चेंज नहीं लिखा है, वहां पे ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, ना कि मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो एक के लिए कैलकुलेट करोगे नेगेटिव आएगा, दूसरे के लिए कैलकुलेट करोगे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक की एनर्जी घट रही होगी, दूसरे की एनर्जी बढ़ रही होगी। हमें किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है ना। जैसे इस बॉडी की बात करोगे ना, तो ये अपने एनर्जी सप्लाई कर दे रहा है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाँ अगर वो तुमने सर डेल्टा आपने कैसे समझ लिया कि वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। ये अप्रोच से नहीं पता चलता है ना। पहले क्या था, U1 की स्पीड ज्यादा थी U2 से, तभी तो वो जाके टकरा रहा है ना। अरे ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि U1 की वेलोसिटी ज्यादा होती है U2 से, तभी हाँ वो सर। जाकर के टकराया उससे, तो जाकर के हाँ। टकराया, उसके बाद क्या हुआ, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई, ठीक है। ओ, मान हाँ लो सर। तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम परेशान हो, तुम फाइनल माइनस इनिशियल ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, उलट के लिख बट सकते हो। साइन साइन मत लेना नहीं है। नहीं, तुम मॉड लगा दो, हाँ ठीक है। ठीक है। मॉड से हाँ हमेशा क्या बाहर आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, हाँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, हमें ट्रांसफर की जरूरत है। कौन किसको ट्रांसफर कराना, अगर ये पूछ रहा है कि बॉडी 1 2 को ट्रांसफर कर रहा है या 2 1 को ट्रांसफर कर रहा है, तब तुम डायरेक्शन माइनस साइन और प्लस साइन लेकर के चलोगे, क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो यानी उसकी एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुई, और अगर पॉजिटिव आया तो यानी वो गेन कर रहा है। और बस सिंपली तुमसे ट्रांसफर पूछ रहा है कि बताओ कितने का ट्रांसफर हुआ एनर्जी का ड्यूरिंग कोलिजन, तो तुम बस मैग्नीट्यूड से ध्यान दो, मॉड लगा दो, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मॉड के साथ, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ कंफ्यूजन दूर हो गया, हाँ सर। ठीक है। और आपने सर ये ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इलास्टिक रिलेशन वो सर एक बॉडी के लिए क्यों बताए, वो होल दो बॉडी के आई टोटल माइनस के आई फाइनल क्यों नहीं होता। हाँ, अगर वो, अरे भैया, कोलास्टिक कोलिजन अगर दोनों बॉडी के एक साथ लेकर के चलोगे ना, तो हाँ फिर तो जीरो हो जाएगा चेंज इन एनर्जी। वो सिस्टम हो जाएगा इसलिए। ये सिस्टम, इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर ले रहे हो, काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियली और काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइनली, तो ये तो बराबर होगा ना। हाँ ये सर। कैसा हाँ कोलिजन है, कैसा कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन है। तो यहाँ ना इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। सिस्टम का एनर्जी पहले, सिस्टम का एनर्जी बाद में बराबर है, बट इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करोगे, इंडिविजुअल बॉडी की बात करोगे, तो उनका अपना इंडिविजुअल ट्रांसफर हो रहा है। बॉडी 1 2 को एनर्जी दे सकता है या 2 से एनर्जी ले सकता है, तो वो हमें पता करना है कि कितने का एनर्जी ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि दोनों इंटरैक्ट किए, इंटरैक्ट करने के बाद उनका वेलोसिटी चेंज हो गया, तो मे बी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो वही हमें पता करना है। समझ गया। हाँ सर। और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात करेंगे कि कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ। कभी कभी बात करते हैं ना, कभी तुमसे टोटल ट्रांसफर पूछ सकता है। अब टोटल ट्रांसफर के साथ एक दिक्कत क्या है कि तुमको फॉर्मूला यूज करके, मतलब जो भी हमारा इनिशियल फॉर्मूला, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी थी कि मोमेंटम का इक्वेशन यूज करके और न्यूटन का इक्वेशन यूज करके v1 v2 हम पता कर सकते हैं। फिर v1 v2 पता करना होगा और उसको ला करके यहाँ पुट करना होगा। पुट करोगे तब जा करके तुमको क्या मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। मतलब ये जो भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा। यहाँ से अगर सॉल्व करते हो तो ये प्रॉब्लम तुमको क्या दिखेगा, इसमें टाइम लगेगा तुमको। आ रही बात समझ में। अब यस समझते हैं, सर। इसमें भी एक थोड़ा सा स्पेशल केस होता है कि अगर वो केस दे दिया तुमको तो फिर क्या होता है, मतलब जो भी तुम्हारा फॉर्मूला होगा वो किस तरीके का होगा। अगर दूसरा बॉडी रुका हुआ, समझना, दूसरा बॉडी क्या था, एक बॉडी रेस्ट में था, एक बॉडी चल रहा था और जाकर के उससे टकरा गया। मतलब एक बॉडी रुका हुआ है, एक चल रहा है, जाकर के उससे टकरा गया। उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखना। ये भी केस है तुम्हारा स्पेशल केस।
स्पेशल केस में क्या करेंगे, इफ वन बॉडी इज एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट पे चला गया, मान ले रहा हूं मैं U2 इज इक्वल टू 0, एक बॉडी रेस्ट पे, बॉडी चल के उससे जाके टकरा गया, ठीक है। जब एक बॉडी रेस्ट में होगा ना, तो अब इस केस में तुम डायरेक्टली V1 निकाल सकते हो। सो V1 विल बी हाउ मच, V1 विल बी M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। V1 क्या होगा, इतना होगा। कैसे लिख रहा हूं मैं, वही दो इक्वेशन यूज करा और वहां से मैं U2 का V1 की वैल्यू वैल्यू, 0 पुट कर देंगे तो एक तो बाहर V2 का चला वैल्यू, जाएगा। हाँ इसीलिए वो मैंने इक्वेशन वहां पे दो इक्वेशन जो था उसको लिखवा के बार बार बोल रहा हूँ, नहीं मत रटना उसको। जब यूज होगा वो मैं सीधे यूज लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जो रिलेशन दिखेगा जरूरत तुमको उसकी है, ना कि इस चीज की जरूरत है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ रटने का जरूरत नहीं है, कंसेप्ट याद रखोगे हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से तुमको क्या दिखेगा ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा के जब हमने निकाला था, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी वो क्या था, हाफ M1, ठीक है, हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहां से ये वैल्यू अगर यहाँ पे उठा करके पुट कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ये जो चीज है ये उठा करके यहाँ रख दो। लेकिन इस चीज में यहाँ जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी की नहीं है, यहाँ हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। मतलब इस तरीके का, ये जो स्पेशल केस है ना, यहाँ से अगर तुमको सवाल पूछेगा ना, तो यहाँ से पूछेगा तुमको कि कितना फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बॉडी 1 to 2, या फिर कितना फ्रैक्शन एनर्जी रिसीव किया बॉडी 2 फ्रॉम 1। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो देखो ये तुम्हारा चेंज है, यही तुम्हारा ट्रांसफर है। आ रही बात समझ में? इस ट्रांसफर से अगर फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर्ड, यहां से जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऊपर ऊपर मिटा दूं मैं, लिख लियो ना। हाँ सर। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो हाँ, सर। ट्रांसफर होगा दैट विल बी डेल्टा के ई बाई के इनिशियल, यही होगा। कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ कैसे निकलता है, चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो चेंज कितने का हुआ, बॉडी 1 में जो एनर्जी का चेंज हुआ या बॉडी 2 में जो एनर्जी का चेंज हुआ, यही होगा। तो चेंज कितना था, हाफ M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ इनिशियल एनर्जी मास 1 का कितना था, U1 स्क्वायर, यही था, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये है यस तो सर। हाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा और, तो 1/2, इधर देखो ये M कैंसिल आउट हो गया, ये U अंदर जाएगा, तो इधर बचेगा 1 माइनस सर 1/2 भी तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। अच्छा हाँ 1/2 भी है, V1/U1 होल स्क्वायर, ये बचा तुम्हारे पास। डेल्टा के ई, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो आया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो आया, वो सिंपली तुमको इतना दिख रहा। और जस्ट तुमने अभी देखा पिछले वाले केस में, जो सबसे पहला मैंने इक्वेशन लिखा था, उस इक्वेशन में मैंने तुमको रिलेशन बताया था V1 और U1 का। इसका रिलेशन बताया था, V1 और U1 का रिलेशन बताया था। उसको यूज करके लिखोगे तो डेल्टा के ई जो होगा, डेल्टा के ई बाई के आई, इट विल बी 1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। ये चीज कहाँ से लिख रहा हूँ, पहले जो सबसे पहले इक्वेशन मैंने लिखा था, V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2, तुम्हारे कॉपी में ऊपर लिखा होगा V1 इक्वल्स टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1, उसको मैं यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो पता चलता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसफर है,
It depends on masses of bodies m1 m2 divided by m1 plus m2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज इफ वन बॉडी इज एट रेस्ट। इनिशियली अगर एक बॉडी रेस्ट पे था, एक बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, और अगर तुमसे पूछ रहे कि बताओ कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कितना काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हुआ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन के सिचुएशन में, तो फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज योर फॉर्मूला। फ्रैक्शन है ये, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर में तुमको वेलोसिटी निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इस केस में तुम्हें वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब भी सवाल में जब ट्रांसफर दिखे ना और दिखे एक बॉडी रेस्ट में है, तो ये स्पेशल का भी स्पेशल केस है, ठीक है, मतलब बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना होता है। इस केस में क्या दिखेगा, बस तुमको जो मास दिया ना, जैसे 2 kg 3 kg 5 kg ऐसे मास दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वेलोसिटी नहीं देता है जानबूझ करके उस क्वेश्चन में। अगर दे दिया ऐसा क्वेश्चन कि देयर आर 2 बॉडीज, वन ऑफ देम इज एट रेस्ट, ठीक है, कोलिजन बिटवीन देम इज इलास्टिक, if mass of one body is 2 kg, if mass of other body is 3 kg, then find the fraction of energy transferred between them। तो ऐसा सवाल देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वेलोसिटी दिया नहीं है, कौन किधर जा रहा है कुछ नहीं बताया, खाली मासेस दे करके ट्रांसफर एनर्जी का कैसे हम निकाल लेंगे, या फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कैसे निकाल लेंगे। देखो इस फॉर्मूला में कहीं भी वेलोसिटी दिया हुआ है तुमको, यूज है कहीं भी वेलोसिटी का नहीं है, मासेस से काम चल जा रहा है, तो सीधे पुट करेंगे आंसर दिख जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस हाँ सर। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, तो उनके बीच में मैक्सिमम ट्रांसफर कब होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन होता है कि एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमाइज करने के लिए दोनों बॉडीज आइडेंटिकल कर दो, मतलब एक 3 kg रेस्ट में रख दो, एक 3 kg क्या कर दो, मोशन में रख दो, जाकर के ये टकराएगा, टोटल का टोटल एनर्जी अपना ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। क्या हो रहा है समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दो बॉडी था, एक चल रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, इसका मास था 3 kg, एक बॉडी था जो रेस्ट में था। अब कोलिजन क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है इलास्टिक और मासेस आइडेंटिकल है, तो मैंने बोला कि एनर्जी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे ये जाकर के इससे टकराएगा ना, अपनी टोटल की टोटल वेलोसिटी किसको दे देगा, इसको दे देगा, और खुद कहाँ चले जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा। तो इन दैट केस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी, आ रही बात समझ में? बोलो, बहुत सारी चीजें यहाँ स्पेशल में चल रही है, ठीक है। सर तो फिर अगर ये बॉडी, सर एक और बार बोलेंगे, एक और आपका बार बोल बात दीजिए। कट गया था। हाँ समझो क्या बोल रहा हूँ कि तुमसे पूछेगा कि ट्रांसफर एनर्जी का मैक्सिमम कब होगा, कोई कंडीशन बताओ, कोई ऐसा कंडीशन बताओ कि दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं और उनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, वो मैक्सिमम कंडीशन पे है। तो वो कब होगा कि जब ये टोटल की टोटल एनर्जी क्या करे, इसको दे दे, अपना टोटल एनर्जी क्या करे, इसको दे दे। वो कब होता है, वो तभी होगा जब एक बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी जाकर के उससे कोलाइड करे इलास्टिकली, क्योंकि जब कोलिजन इलास्टिक होता है आइडेंटिकल बॉडीज के बीच में, तो वेलोसिटी का ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये रेस्ट में था, कोलिजन के पहले ये चल रहा था, ये मूव कर रहा था, जैसे ही टकराएगा ये रेस्ट में चला जाएगा और ये चलने लगेगा। मतलब इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सब किसको मिल गई, इसको मिल गई। क्या इससे ज्यादा का ट्रांसफर हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं सर। ज्यादा का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग बॉडीज। मतलब अगर कोलाइडिंग बॉडीज में तुमको ट्रांसफर करवाना है तो उनका जो मासेस है यू मस्ट हैव टू कीप सेम, क्योंकि सेम होगा तभी जाकर के ऐसा होगा। तो उसके नीचे जस्ट लिख दोगे और ट्रांसफर टू बी मैक्सिमम, और नोट में उसके नीचे जस्ट लिख दोगे नोट फॉर ट्रांसफर टू बी मैक्सिमम m1 इज इक्वल टू m2। m1 किसके बराबर होना चाहिए, m2 के बराबर होना चाहिए, यानी आइडेंटिकल मासेस होने चाहिए।
और अगर मासेस आइडेंटिकल हो गई तो एक बार मुझे फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बताना कितना होगा। अगर मासेस आइडेंटिकल हो गई तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर वन ऑफ एनर्जी? 1 होता। वन हो ठीक है, जाएगा। क्योंकि जितना एनर्जी था सबका सब उसने दे दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंड डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई के आई, 4 ऊपर था, ये m इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस m का होल स्क्वायर। मासेस सेम हो गया तो इधर m इंटू एम, इधर m प्लस m, तो ये m स्क्वायर, इधर नीचे 2m और उसका स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर नीचे भी, तो ये होगा 1 के बराबर। तो जब भी ऐसा कोई सवाल दिखे जिसमें बोल रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम, तुमसे क्या बोल रहा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो मैक्सिमम हुआ है, तो बताओ कि जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ वो कितने के बराबर हुआ। तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो डेल्टा के ई, ये इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा के ई किसके बराबर है, के ई इनिशियल के बराबर है। तो अगेन यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। हाँ सर। एक सवाल करेंगे। बारिश हो रही है, मे भी थोड़ा इंटरनेट में दिक्कत हो सकता है, कितना देर का क्लास अभी बचा हुआ है। चलो, हो जाएगा। देखना, टू पार्टिकल्स, बोर्ड दिख रहा है ना या अंधेरा हो गया? यस सर, दिख हाँ रहा है। सर, दिख रहा है। ऑफ मास m and 2m, two particles of mass m and 2m collides elastically. Two particles of mass m and m and 2m collides elastically if m is moving with speed u and 2m is at rest initially, then find velocities of masses after collision, and also find transfer of energy between them. And also find transfer of energy between them.
इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर एक का सर 2m का वेलोसिटी होगा 2u/3। सर u/3, 2u/3 और mu/3। लास्ट डेल्टा के कितना आया? mu/3। mu/3। हाँ सर। mu/3 स्पीड ये स्क्वायर में नहीं आ रहा है क्या? स्पीड का स्क्वायर नहीं हो रहा? ओ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सॉरी सर, हाँ गलती कर दिया है मैंने, स्क्वायर नहीं लिया। अरे काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर नहीं ले रहा, क्या बात है। चलो समझते हैं कैसे करना। दिख रहा है ना बोर्ड या ब्लैक हो गया? 4mu²/9। ओके ठीक है, चलो समझ सर लो। हाँ सर, यही क्या आएगा। हाँ क्या करना है, आग बंद करके क्या लिख देंगे? सबसे पहला इक्वेशन m इंटू यू प्लस 2m इंटू 0 बराबर किसके होगा? m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2 के। ठीक है, ये इक्वेशन सबसे पहले बन जाना चाहिए। किसके कहाँ से मैंने लिखा? ये लिखा मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। अब इधर से तुमको क्या दिखेगा? इधर से दिखेगा कि जो v1 प्लस 2v2 है ये कितने के बराबर है? u के बराबर। दिस योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आता है? दूसरा इक्वेशन आता है न्यूटन से। न्यूटन ने क्या बोला था कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 1 के बराबर होगा फॉर विच कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 0 है, ये कितना है? 0 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आएगा v2 माइनस v1 कितने के बराबर? u के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आ रही बात समझ में? इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे v2 मिल जाएगा, और अगर v2 मिल गया तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके v1 निकाल लो। तो अगर ऐड करोगे ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 2u, देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 2u/3। और उसके बाद v1 किसी में रख दो, किसी में रखोगे काम बन जाएगा। अगर मैं इसमें रख रहा हूँ तो ये इसको ला करके घटाओगे, सो v1 इज इक्वल टू u/3 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें करना है सर वो माइनस ट्रांसफर। u/3 होगा, उसका हाँ डायरेक्शन सर माइनस हो रहा है। तो माइनस कर दो, माइनस u/3। ठीक है, उसमें चेक, हाँ चेक कर लेना एक बार। हाँ वो तो माइनस आ रहा है। डायरेक्शन के लिए हो। ठीक है ना। हाँ माइनस जो है वो डायरेक्शन के लिए, लेकिन अगर तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है ना, मे बी कभी कभी हमसे वेलोसिटी पूछ देता है, कभी कभी हमें मैग्नीट्यूड पूछता है। तो ये सब सॉल्व करने के बाद जो चीज आएगा ना, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब एक साथ बताएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी जो चीजें हम रखते हैं वो वेक्टर में ही रखते हैं, क्योंकि भी वेक्टर ई वेक्टर तुमने देखा होगा, मैंने उस तरीके का लिखा था। ये आया तुम्हारा माइनस, बस आने का मतलब है डायरेक्शन इंटरचेंज। अब तुम्हारा काम क्या है? ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो मैंने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो किसी एक ब्लॉक को ले लो, किसी एक ब्लॉक का चेंज इन एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ पे बताना ब्लॉक 1 को लेकर के सॉल्व करें या ब्लॉक 2 को लेकर के सॉल्व करें? 2 को। ब्लॉक 2। लेकर के सॉल्व करना। 2 को लेकर के सॉल्व करना ज्यादा सिंपल है, क्योंकि 2 के लिए जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 0 है। और 0 है। ब्लॉक 2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था वो 0 था, और काइनेटिक एनर्जी इसका फाइनल निकालोगे, मतलब आफ्टर कोलिजन निकालोगे, इट विल बी 1/2 into 2m का वेलोसिटी 2u/3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, 2 कट जाएगा इधर से, m इंटू 4u²/9, या फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 4u² m/9। तो डेल्टा के ई क्या हो जाएगा? डेल्टा के ई विल बी दिस माइनस दिस करोगे तो ये आएगा 4mu²/9। तुम इसको पहले वाले मास से भी कर सकते थे। पहले वाले मास से करते तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका निकालोगे, उसका भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। अब कोई सोचेगा सर ये माइनस साइन, वो स्क्वायर करोगे ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, उसमें बस मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो ये ट्रांसफर दे देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो हाँ भी सर। इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सब मैंने डिस्कस कर लिया, उससे सवाल भी कर दिया। ठीक है, जो अपना अगला क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे
जो भी तुम्हारा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बारे में बात करेंगे। वहां पे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे और साथ ही साथ ऑब्लिक कोलिजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑब्लिक कोलिजन में क्या कंसेप्ट यूज होता है। क्लियर है? हाँ कोई सर। कंफ्यूजन किसी को आज के क्लास में? नहीं सर। नहीं, सर चलो फिर। हाँ बोलो, सर ग्रुप में सवाल है सर कुछ? सवाल, हाँ सर वो कर दीजिए। एक मिनट देखने दो। सवाल क्लास स्टार्ट होने से पहले भेजोगे ना, मैं उसी टाइम पढ़ के आऊंगा, अभी फिर पीछे जाना पड़ेगा। अरे माइक में कौन फूक रहा है? दूर कर लो माइक को। A block B is tied to one end of the uniform rope distance. The mass of block is 2 kg and the force and that of rope is 1 kg. The force of 15 Newton is applied at the angle 37 with the vertical. The tension in the midpoint of the rope. चलो समझते हैं। अगेन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहला तुम्हारा काम। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इधर क्या होगा, देखो इस पे फोर्स लग रहा है कितना। सबसे पहला चीज तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ से इस फोर्स के चलते जो एक्सेलरेशन आएगा वो निकाल सकते हो। मैंने बताया था एफ नेट क्या होता है, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। हाँ क्योंकि सर। ये जो मास है ये रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे ना कि इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है। इस फोर्स का कितना कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो देखो अगर ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अगर ये सफिशिएंट नहीं है इस बॉडी को लिफ्ट करने के, ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इफ दिस फोर्स इज लेस देन, ये जो पूरे सिस्टम का मोशन होगा ना वो किधर की तरफ होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है हाँ क्या? अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ द बॉडी, तो इसको यहाँ से लिफ्ट नहीं कर पाएगा, उठा नहीं पाएगा। और जब नहीं उठा पा रहा है तो इस बॉडी का जो मोशन होगा वो किधर की तरफ होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। यानी तुम्हें कंपोनेंट लेना है, ये कंपोनेंट लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज योर एफ नेट। वहां से तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन विल बी एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। यहाँ से बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से मास चलेगा उसी एक्सेलरेशन से ये रॉड भी चलेगा, इसलिए हमने इसको एक सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम पे ये फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इस कंपोनेंट के चलते होगा, वो निकाल लेंगे। अब तुम्हें मिड पॉइंट पे क्या पूछ रहा था? मिड पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा था। तो हमारा काम क्या होता है, जहां पे टेंशन पूछ रहा है वहीं पे काट देंगे उसको। मैंने बोला था ना कि जिधर भी टेंशन तुमसे पूछे वहां पे हाँ, काट दो। काट दिया। काटने के बाद क्या दिखेगा कि ये जो रॉड का एक एंड था, ये रॉड का दूसरा एंड था। तो इधर टेंशन टी लग रहा है तो इधर टेंशन टी लगेगा। अब इस पोर्शन का तुम मास निकाल सकते हो। मान लो m डैश इस पोर्शन का मास है, इस पे m और dash कोई into a फोर्स होगा, लग रहा है, t is equal to m dash into a। हाँ वो है। तो क्या होगा, इस पे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है इस टेंशन को छोड़ करके? नहीं लग रहा, ठीक है ना। मास तो वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा, उसके चलते नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो अगर इसका मास m डैश है, क्योंकि रॉड का मास अगर 1 kg दिया है, आधा पर से काटोगे तो कितना हो जाएगा? हाफ kg। तो m डैश हाफ kg। तो टेंशन जो होगा, दिस टेंशन विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो t इज इक्वल टू m डैश इनटू a। तो मास यहाँ निकालना, एक्सेलरेशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहाँ a पुट करो, टेंशन पता चल जाएगा। आया समझ में? हाँ बोलो, सर। ठीक है। ऐसा है, वो तुमने एंगल के चलते परेशान हो गया था क्या? क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मैंने करवाया हुआ है, एंगल के हाँ चलते सर, परेशान हो गया। मैंने सर ये रॉड का बोला है नहीं देखा, मैंने समझा कि जो रोप से खींच रहा है वही। अच्छा, तुम रोप को ही मास दे के चल रहे हो? हाँ। नहीं, रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे लेटा हुआ। कोई ना, चलो ठीक है। और कोई डाउट है? और सर, और जो वो एस्ट्रोनॉट वाला था एस्ट्रोनॉट वाला कौन सा था? उसके ऊपर ही था। तो उसके ऊपर ही है। एक मिनट
two astronauts A and B connected with a rope stationary in a free space related to their spaceship. Mass A is more than mass B, and the rope to straight astronaut A starts pulling the rope. Astronaut B and astronaut B does not. If you were the third astronaut in the spaceship, what do you observe? ए और बी दो एस्ट्रोनॉट है, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ पहले क्या क्या सिचुएशन हो रहा है। ए एंड बी कनेक्टेड विथ अ रोप। सर बोर्ड विजुअल नहीं है। हाँ अभी मैं बस क्वेश्चन ही पढ़ के वो उसका जो समरी है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसके बाद जब हो जाएगा मैं बोर्ड विजिबल करवा दूंगा, परेशान मत हो। कनेक्टेड विथ द रोप स्टे स्टेशनरी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या है? स्टेशनरी है रिलेटिव टू देयर स्पेसशिप, स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ठीक है। अब क्या कह रहा है? मास ए इज मोर देन मास बी, इसका मास जो है एम ए इज ग्रेटर देन एम डी। मास ए इज ग्रेटर देन मास बी, ठीक है। द रोप इज स्ट्रेट, एस्ट्रोनॉट ए स्टार्ट्स टू पुल। ए क्या कर रहा है? पुल करना शुरू कर रहा है बी को, बट astronaut B does not. If you were the third astronaut in the spaceship, मतलब तुम कहाँ बैठे हो? स्पेसशिप में बैठे हुए हो, तो क्या होगा? A and B accelerates towards B accelerates towards A। बहुत सारे ऑप्शन है वो देखना है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है वो देखते हैं पहले। देखो कह रहा है कि दो एस्ट्रोनॉट है, कहाँ पे? स्पेस में है, ठीक है। सबसे पहले अगर स्पेस में है तो उनका जो मास वाला पोर्शन है, जो mg हम लगा रहे थे, वो क्या होगा? गायब हो जाएगा, जीरो। ठीक है। mg वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो इस मास का ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 10 kg का हो 20 kg का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब समझना क्या है कि एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, इन दोनों को देख रहा है। तो पहले क्या देख रहा था कि दोनों स्टेशनरी थे, दोनों क्या थे? स्टेशनरी थे। अब क्या हो रहा है कि ए बी पे फोर्स लगा करके उसको खींचना शुरू कर दिया। तो अगर ए बी पे फोर्स लगा करके उसको खींचना शुरू कर रहा है तो बी भी उसको लगा करके खींचेगा उतना ही फोर्स। क्या होता है? मैं पढ़ा हुआ कि एक्शन का रिएक्शन जनरेट होगा, जो भी तुम्हारा एक्शन है उसका क्या होगा? रिएक्शन जनरेट होगा। मतलब अगर तुम ए को खींच रहे हो, ये मतलब ए बी को खींच रहा है, तो बी कुछ नहीं करेगा ना, तो भी वो क्या करेगा? ए को खींचेगा उसी फोर्स से। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ऑब्जर्वर है ना, इन दोनों को क्या मान रहा है? इन दोनों को एक सिस्टम मान लेगा। तो अगर इन दोनों को अगर सिस्टम मान लिया तो क्या होगा? दोनों को अगर सिस्टम मान लिया तो इसका जो इंटरनल फोर्स अगर देखोगे, इंटरनल फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों को कैंसिल आउट कर दिए तो इसके रेस्पेक्ट में एफ नेट फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कितना लग रहा है? जीरो। जीरो। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा इसके रेस्पेक्ट में? Zero. सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन है इस बॉडी के रेस्पेक्ट में, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम का जो एक्सेलेरेशन है इसके रेस्पेक्ट में वो कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि वो स्पेस पे जो आदमी बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ना कि ए का बी के रेस्पेक्ट में और बी का ए के रेस्पेक्ट में, ये नहीं बोल रहा है। क्लियर है? हाँ सर, पर वहाँ पर सर आंसर है बोथ एक्सीलरेट टुवर्ड्स ईच अदर बट एक्सीलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। वो जो दोनों होगा ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन अगर जीरो करना है तो अगर इंडिविजुअल एक्सीलरेशन देखोगे तो क्या होगा? सेम एंड इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिस्टम का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? जीरो है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? तो तुमको हमारा नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करोगे तो इंडिविजुअली इस पे फोर्स, ये फोर्स इस पे लगा रहा है मान लो 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन इस पे भी लगेगा ना, दोनों पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा, इधर इसके तरफ और इस पे इसके तरफ। ये क्लियर हुआ? का दोनों पे फोर्स लगेगा। हाँ सर, हाँ। ठीक है, ये अगर 10 न्यूटन इस पे तो इस पे भी लगेगा 10 न्यूटन। किसके चलते? न्यूटन के चलते। न्यूटन ने बोला था एक्शन रिएक्शन जनरेट होगा।
अब क्या होगा कि ये जो दोनों फोर्स है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो इंडिविजुअल जो एक्सीलरेशन आएगा वो होगा इंडिविजुअल एक्सीलरेशन, ये इधर की तरफ मूव करेगा A1 से और ये इधर की तरफ मूव करेगा A2 से, ठीक है। A1 A2 से मूव होगा इन सच अ वे दैट M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। तो यहां से देखोगे अगर A1 बाई A2 का रेशियो तो क्या होगा, A1 बाई A2 का जो रेशियो होगा इट विल बी M2 बाई M1, बस काम खत्म। तो यहाँ से तुम कंपेयर भी कर सकते हो, क्या कंपेयर करोगे कि कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है कौन सा एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि उसमें मास का रिलेशन बता करके रखा था। दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये उतना ही फोर्स इस पे भी लगाएगा। वो कुछ नहीं करेगा तो भी, बैठे रहेगा तो भी, अगर दीवार पे तुम थप्पड़ मारोगे तो वापस तुमको थप्पड़ लगेगा, जबकि दीवार तुमको कुछ नहीं कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया? हाँ। और इसमें किसी को और कुछ डाउट? लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में देखोगे ना तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन मतलब इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। इंडिविजुअल एक्सेलरेशन हो सकता है, तो अगर ये A को देखेगा A एक्सेलरेट करेगा, B को देखेगा B को एक्सेलरेट करेगा, लेकिन ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी 0, जहां से हम ये कंपेयर कर पा रहे हैं। क्लियर है? और कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? हाँ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।